हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी साइंस एमसीक्यूज़ जो एग्जाम्पलर की सीरीज़ चल रही है उसमें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टॉपिक जो है कवर करेंगे और इसके सारे एमसीक्यूज़ लगाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं क्योंकि 1 मार्कर्स हैं तो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, बट फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। देखिए, पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है और कहा गया है कि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए। तो पॉइंट सोर्स से जब लाइट आती है तो इस तरह से हुआ करती, बिखरती बिखरती सी। ठीक है, इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से जाती है बिखरती हुई। ये पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है और इन्होंने कहा कि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए। तो पॉइंट सोर्स से जब लाइट आ रही हो और हमें पैरेलल चाहिए हो तो इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस पर पड़े और कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देगा, इस तरीके से इसको पैरेलल कर देगा। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कर सकता है। और कौन कर सकता है? तो अगर आपको याद हो तो ये वाला जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, अगर इस पर पॉइंट सोर्स से लाइट आके ऐसे टकरा रही है, ठीक है, तो ये पैरेलल कर देगा, ये भी पैरेलल कर देगा लाइट रेज को इस तरीके से। ठीक है, और जो सीधे जाएगी वो तो जाएगी ही। आपको याद होगा जब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ाया गया था तब आपको बताया गया था कि ये टॉर्च में या सर्च लाइट में आगे लगाया जाता है, हेडलाइट ऑफ द कार में भी लगा होता है ताकि सामने पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर जो पॉइंट सोर्स होता है, बल्ब होता है, उससे लाइट आकर जो है इस मिरर से टकराती है और फिर वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर देता है। और ऊपर आप कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं, वो पॉइंट सोर्स यहाँ से आने वाली लाइट रेज को ऐसे पैरेलल कर दे रहा है। तो ये दो जो हैं, कौन कौन, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, ये इस तरह का जो है फिनोमिनन करके दिखाएंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर ये दोनों ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, पहला सही हो गया। फिर लिखा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर नहीं कर पाएगा ऐसा। फिर लिखा है प्लेन मिरर, वो भी नहीं कर पाएंगे। प्लेन मिरर तो पैरेलल बीम को पैरेलल कर देते हैं, वो तो जो लाइट रे पॉइंट सोर्स से आ रही होंगी, वो बिखरती हुई आ रही होंगी, उनको पैरेलल करना था। और आखिरी में कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव मिरर तो ठीक है बट कॉनकेव लेंस ठीक नहीं है। तो सही कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। ठीक, नेक्स्ट सवाल। ए 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पेन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पेन है तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई? 10 mm हो गई। इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है। ए 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पेन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो इमेज बनी है वो 5 मिलीमीटर लॉन्ग बनी है। अच्छा, अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है या फिर रियल बनी है। दिस इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है तो रियल बनी होगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर के सामने जब इमेज बनती हैं, एक पहला केस जो होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तब पीछे इमेज बनती है। अदरवाइज जब भी आगे बनती है तो रियल इन्वर्टेड इमेज होती है, और रियल इन्वर्टेड होगी तो फिर ये माइनस में हो जाएगा इमेज। ठीक है, तो एच ओ आपके पास हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हो गया। ठीक है, और ये कितनी दूरी पर बन रही है? इस फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, जो इमेज की डिस्टेंस है वो कितनी बनी है? 30 सेंटीमीटर पर है। अच्छा, अब बताइए ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा होगा, इमेज भी इसके रेस्पेक्ट में कहीं पर होगी। ठीक है, इधर साइड होगी या इधर साइड होगी, ये अब आपको जज करना है कि ऑब्जेक्ट से पहले होगी मिरर की तरफ या बाद में होगी। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग देख लेंगे किधर होगी। अभी तो पता नहीं है हम लोगों को, पर वी कैसा होगा? किधर भी हो, चाहे यहाँ पर इमेज बनी हो चाहे यहाँ पर इमेज बनी हो, वी कैसा होगा? हम इधर से आके नापेंगे, इधर से आके इमेज डिस्टेंस नापेंगे तो ये इंसिडेंट के अपोजिट होगा, तो वी तो माइनस में होगा। ठीक है, वी आपका माइनस में होगा। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड, ये हटा देता हूँ क्योंकि इमेज का अभी हमको ये पता नहीं एग्जैक्टली कि कहाँ पर बनेगी, बस डिस्टेंस पता है। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने कहा कि फोकल लेंथ बताइए। अब देखिए हमारे पास एच आई है और एच ओ है, तो यहाँ से हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। ठीक है, मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्नीफिकेशन जो है कहाँ पर निकालें? यहाँ पर निकाल लेते। एम बराबर एच आई बटे एच ओ। एच आई कितना है? -5। एच ओ कितना है? 10। तो कितना हो गया? -0.5। मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? -0.5। ठीक है, मैग्नीफिकेशन कर लिया। अब मैग्नीफिकेशन का रिलेशन जो है वी और यू के साथ भी होता है। मैग्नीफिकेशन -0.5 हो गया। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लूँ। मैग्नीफिकेशन माइनस का 0.5, ठीक है। अब आप बताइए m बराबर माइनस का v अपॉन यू भी होता है मिरर के लिए, ठीक है। m की वैल्यू है -0.5, ठीक है। माइनस v की वैल्यू कितनी, -30, तो ये +30 हो जाएगा अपॉन u, ठीक है। u यहाँ से निकलेगा, u कितना निकलेगा, u लेफ्ट में जाएगा और ये नीचे आ जाएगा -0.5, ठीक है। तो u कितना निकलेगा कि कैलकुलेट करेंगे तो माइनस नीचे आ जाएगा और 0.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 60, -60। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, -60 हो गया, ठीक है। u बराबर -60 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, जगह कम है थोड़ी सी। तो u बराबर कितना आ गया बच्चों, -60। अब u बराबर -60 आ गया है और v बराबर जो है वो भी आपको पता है। तो अब f कैसे निकालेंगे, अब देखिए f कैसे निकालना है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं f निकाल देता हूँ। ये पूरा सवाल ही इन्होंने पूछ लिया 1 मार्कर में, ठीक है। स्पेस बन गया। अब देखिए मिरर फॉर्मूला लगाइए, यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये हो गया मिरर फार्मूला। हमें इसमें से v पता है और u पता है। v कितना है, -30, u कितना है, -60। v कितना है, -30, u कितना है, -60। 1/f इज इक्वल टू 1/-30, 1/-60, ओके, -60। अब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम 60 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -2 और -1, सो दैट इज इक्वल टू -3/60। तो 1/f आ गया -3/60, 1/f आ गया -3/60, 1/f -3/60। तो f कितना हो जाएगा, -60/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर्स, ओके। f आ गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आप जो है इसको वापस से अपने आप भी पूरा लगाएंगे, ठीक है। मैं ये पूरा कैलकुलेशन हटा देता हूँ, जगह की कमी होने की वजह से थोड़ा सा मुझे डिलीट कर करके लिखना पड़ा। बट आई होप अगर आपने सारे स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो समझ गए होंगे क्या क्या किया मैंने। उन्होंने बोला था कि हम आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही रहेगी, ऊपर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। अब इमेज तो नीचे भी बन सकती है, ऊपर ही बन सकती है। तो पर उन्होंने कहा कि कॉनकेव मिरर के केस में सामने इमेज बना रहा है रिफ्लेक्टिंग साइड में, तो फिर रियल इन्वर्टेड होगी। तो वहाँ से मैंने लिख लिया कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज पता था, वहाँ से हमने m निकाल लिया HI/HO से। जब m आ गया तो उसको इक्वेट कर दिया -v/u से। m पता था और v पता था, u पता लग गया। अब जब v और u पता तो f तो कोई भी निकाल लेगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अच्छा, ऑप्शन कौन सा होगा जाके इसमें, ऑप्शन कौन सा होगा जाके, ऑप्शन होगा जाके बी वाला। तो टिक कर देंगे बी को, कलर चेंज कर देता हूँ जरा। ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला, ओके। नेक्स्ट कहा गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ए लार्जर इमेज देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी कि कॉनकेव मिरर कब बड़ी इमेज बना सकता है, कॉनकेव मिरर कब बड़ी इमेज बना सकता है। तो देखिए कॉनकेव मिरर कब बड़ी इमेज बना सकता है। कॉनकेव मिरर बनाते हैं पहले, ठीक है। और ये पोल हो जाएगा यहाँ इसका, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। बड़ी इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है तब बड़ी इमेज बनती है पीछे की साइड में, वर्चुअल वाली, ठीक है। ठीक, एक तो यहाँ बनती है। एफ पर रखता है तो इन्फिनिटली लार्ज बनती है, ठीक है, पर वो स्क्रीन पर नहीं प्राप्त हो पाती है, खैर बड़ी होती है। एफ और सी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तब भी बड़ी इमेज बनती है, पीछे बनती है, ठीक है, यहाँ साइड, यहाँ पर बना करते हैं। फिर उसके बाद सी पर रखते हैं तो बराबर साइज़ की आ जाती है। फिर और आगे आप लेके जाएंगे तो फिर छोटी होने लगेगी। तो बड़ी इमेज कहाँ बनेगी, जब आप पी और एफ के बीच में होंगे तब, एफ पर होंगे तब, और सी और एफ के बीच में होंगे तब। अब हमें ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन पढ़िए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पर अगर आप रखेंगे यहाँ पर सी पर, तो यहाँ पर इमेज जो बनेगी वो सेम साइज़ की बनेगी, बड़ी नहीं बनेगी। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन इज फोकस। तो ये सही बात है, फोकस से कम दूरी पर रखेंगे तो इमेज जो है बड़ी बनेगी, हालांकि वो वर्चुअल इरेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तभी बड़ी इमेज बनेगी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आ गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी आगे कहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो फिर तो इमेज छोटी बनेगी इधर साइड में।
तो छोटी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर बड़ी इमेज मिल रही है हमको, एक तो पी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और सी के बीच में। अब ऑप्शन में हमें दो ऑप्शन मिल गए, पी और एफ के बीच में और एफ और सी के बीच में, ठीक है। तो उन्होंने कहा है एक कॉनकेव मिरर को बड़ी इमेज बनानी है, और ये बोला नहीं है कि रियल और वर्चुअल, तो इस हिसाब से तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनानी है, तो जब फोकल लेंथ से कम दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तब भी उसकी इमेज बड़ी बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तब भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली स्टेट नहीं किया इन्होंने कि उनको रियल चाहिए या वर्चुअल इमेज चाहिए। अगर वर्चुअल इमेज चाहिए होगी तो फिर जो है यहाँ पर बनेगी, और ये वाला केस हो जाएगा एफ और पी के बीच वाला, और अगर रियल चाहिए होगी तो इन दोनों के बीच वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर फिलहाल आप टिक कौन सा करेंगे, तो यहाँ आप सी टिक कर दीजिए, क्योंकि बोला नहीं है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि रियल इमेज वो चाह रहे होंगे, तो इसलिए जो है हमने क्या टिक कर देना है, सी टिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट सवाल है फिगर शोज रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ये वाली लाइट रे आई, फिर ये ऐसे चली गई, ठीक है। यहाँ पर ये मीडियम ए है, यहाँ पर ये मीडियम बी है, ये इंसिडेंट रे है देखिए, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब आप देखिए लाइट रे आई है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री। देखिए दोनों एंगल लिखे हुए, पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल आई होगा इंसिडेंट रे का, नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा ये एंगल आई होगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल दिया गया 30, ये नहीं होगा, हमें तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल नापना होता, तो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। और ऐसे रिफ्रैक्शन का कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ ये एंगल ये वाला होगा, ठीक है। चलिए, तो एंगल आई आपको पता चल गया, एंगल आर कितना होगा, एंगल आर दिख रहा है चित्र में, दिख रहा है कितना 45 डिग्री दिख रहा है सबको, ठीक है। एंगल आई 60 डिग्री, एंगल आर 45 डिग्री। अब कहा गया है फिगर में आप देख रहे हैं रे आ रही है ए से बी में, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो v का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स a के रेस्पेक्ट क्या होगा, तो a से b में जा रही है ना, तो हम साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई कितना हो जाएगा, साइन 60, कितना हो जाएगा साइन, एंगल आई हो जाएगा 60, और साइन आर कितना हो जाएगा, एंगल आर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना ली जाए अब, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये कैलकुलेशन वाइज कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू √2/1, √2 से ये 2 कट जाएगा, √2 टाइम्स ये √2 से डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा √3/√2, √3/√2 जो है आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा आपका। पहले मैं ये सब हटा देता हूँ कैलकुलेशन, आई होप आप समझ गए होंगे। तो लाइट रे हमारी जो थी वो मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हम देख रहे हैं, वी का, ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में जो वी है वो थोड़ा डेंसर भी होगा, क्यों, क्योंकि देखो एंगल आई जो है वो 60 है, और यहाँ से लाइट गई तो वो क्लोज टू नॉर्मल झुक गई, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इंसिडेंट रे आई है ये एंगल 60 डिग्री बनाते हुए आई है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे गई है ये 45 डिग्री पर गई है। इसका जो एक्चुअल रास्ता था ये रास्ता था, पर ये ऐसी ना जाके क्लोज टू नॉर्मल ये मुड़ गई है। तो आप देख रहे हैं ना कि जो बी मीडियम होगा वो डेंसर होगा, ठीक है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वी जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए से ज़्यादा होगा। और अगर आप ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ए के रेस्पेक्ट में आएगा उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि √3/√2 जो आया है उसकी वैल्यू कितनी होगी आप देख लीजिए एक बार मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज देख लीजिए, √3/√2 1.732/1.414, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर कितना होगा 1 से ज़्यादा होगा। तो जब भी कभी रेयरर से डेंसर में लाइट रे जाती है तो डेंसर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर के रेस्पेक्ट में 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे। ऑप्शन हो गया इसका ए वाला, ऑप्शन ए वाला, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है
ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, देखिए आप लाइट रे फिर आ रही मीडियम ए से मीडियम बी, एरो पर ध्यान देंगे, एरो पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो लाइट रे हमारी आई है वो लाइट रे ये जो लाइट रे आ रही है ये मीडियम ए से आ रही है, एरो देखिए, फिर ये मीडियम बी में ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट रे जा रही है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसा होगा। आप देखिए यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी ए के रिस्पेक्ट में 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा या क्या होगा, ये देखा गया। तो ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बताया जस्ट लास्ट क्वेश्चन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखिए तो लाइट रे जो जा रही थी, मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ, लाइट रे जो हमारी जा रही थी मीडियम ए से आई ऐसे, अब इसको जाना ऐसे चाहिए था पर ये ऐसी नहीं गई, क्या हो गई, इधर मुड़ गई। इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, ठीक है। लाइट रे जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो मीडियम ए है इसकी तुलना में मीडियम बी डेंसर हो गया, मीडियम ए जो है इसकी तुलना में मीडियम बी डेंसर हो गया, तभी तो ये जो लाइट रे आई थी वो, ये जो लाइट रे ऐसे आई है वो सीधी जाने के बजाय फिर ये क्लोज टू नॉर्मल हो गई, तो मीडियम बी डेंसर है, इसका तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। बड़ा सर्कल मतलब ज़्यादा, छोटा सर्कल मतलब कम, और जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आंसर क्या होगा, 1 से ज़्यादा आएगा, 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा आएगा, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्रेटर देन यूनिटी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला, ओके। और मैं ये सब हटा देता हूँ, ओके, आप समझ गए होंगे बात को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड वी, ए और बी 2 होल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, ए होल और बी होल, यहाँ से लाइट एंटर करी एंड इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल्स सी एंड डी, ठीक है। अब देखिए जो लाइट रेस थी पैरेलल आई थी और पैरेलल ही निकली, ठीक है, तो यहाँ पर ये भीतर क्या हो सकता है, तो पैरेलल लाइट रे आई हैं, ऐसे आई हैं, ऐसे आई हैं और पैरेलल ही चली गई हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ये वाला लेंस होता तो ये लाइट रे को ऐसे कन्वर्ज कर देता, ठीक है। अगर यहाँ पर ये वाला लेंस होता तो लाइट रेज को ऐसे डाइवर्ज कर देता, पर उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने क्या किया, जो लाइट रे जैसी आ रही थी बस ऐसी पैरेलल कर दी उसने और पैरेलल ही निकली, तो क्या हो जाएगा ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो टिक कर देते हैं हम ऑप्शन, एक सेकेंड, टिक कर देते हैं हम ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट कहा गया है ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस ऑफ द बॉक्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर लाइट रे आ रही है ऐसे, एरोज देखिए, यहाँ पर लाइट रेज ये आ रही हैं इस तरीके से और ऐसे सामने से निकली, तो निश्चित तौर पर इस बॉक्स में क्या होगा, आप देखिए लाइट रेज को ये क्या कर रहा है, ऐसे ले जा 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 रहा है, इकट्ठा कर रहा है ना, और ये कन्वर्जिंग टाइप की फिनोमिना यहाँ पर हो रही है, तो क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ये वाला होता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 4 डायोप्टर पावर इफ फोकल लेंथ इज 0.25। अच्छा, यहाँ पर सभी ऑप्शन से फोकल लेंथ 0.25 दी गई है, तो अगर फोकल लेंथ 0.25 मीटर है तो पावर क्या हो जाएगी, 1/f से निकालेंगे 1/0.25 मीटर्स, तो 4 डायोप्टर हो जाएगी। अब देखिए अगर पॉजिटिव में फोकल लेंथ होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी, है ना, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव होगी। देख पहला ऑप्शन देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो 4 डायोप्टर का जो है उसका पावर रहेगी अगर फोकल लेंथ 0.25 है, सही बात है। फिर कहा गया कॉन्वेक्स लेंस 4 डायोप्टर का होगा, फोकल लेंथ माइनस में होगी, गलत है। कॉनकेव लेंस की पावर 4 डायोप्टर होगी अगर फोकल लेंथ 0.25 है, गलत है, कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस की पावर 4 डायोप्टर होगी अगर फोकल लेंथ माइनस में है, तो अगर फोकल लेंथ माइनस है तो पावर भी माइनस में होगी, तो गलत होगा। सबसे सही कौन सा हुआ, सही ऑप्शन हुआ ए वाला, ठीक है। ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, ओके। तो हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन, ओके, ये ऑप्शन सही हो गया। आप समझ गए होंगे सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर होता है, पहले तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा छोटी इमेज बनाता है, तो छोटी इमेज बनाता है
और छोटी इमेज बनाता है पर सीधी इमेज बनाता है, तो जो मैग्नीफिकेशन होगा उसका पॉजिटिव होगा और 1 से कम होगा। पॉजिटिव लेकिन 1 से कम, 1 से कम। मैग्नीफिकेशन लेस देन यूनिटी होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर होता है वो सीधी इमेज बनाता है, और 1 से कम क्यों होगा? क्योंकि छोटी इमेज बनाता है। मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा मतलब बड़ी इमेज, मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा मतलब छोटी इमेज। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ऑप्शन देखिए, लेस देन 1 सही है, मोर देन 1 गलत है, इक्वल टू 1 गलत है, कैन बी मोर देन लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज हमेशा उसकी छोटी बनती है, तो मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। तो ये सारा जो है ये मैं हटा देता हूँ, रफ वर्क, ओके। चलिए, और सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ए। ओके, नेक्स्ट कहा गया है सन रेज कन्वर्जेस एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, सन रेज आ रही हैं ऐसे, ऐसे सन रेज आ रही हैं, बहुत दूर स्थित ऑब्जेक्ट से जब रेज आती है तो कैसे आती है? पैरेलल आती है, और ये कन्वर्ज हो गई यहाँ पर, ऐसे कन्वर्ज हो गई। कितनी दूरी पर कन्वर्ज हुई? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कन्वर्ज हुई। कितनी दूरी पर? ये दूरी कितनी बोली? 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दूरी 15 सेंटीमीटर है। पैरेलल रेज जहाँ पर आके मिलती हैं वो पॉइंट जो होता है वही फोकस होता है, और पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो कहा गया है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस क्षेत्र से आपको क्या समझ में आ रहा है? पैरेलल रेज आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, जहाँ कन्वर्ज होती है वो होता है फोकस, क्या होता है? फोकस, और पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ। तो इस सवाल में फोकल लेंथ कितनी हो गई? 15 होगी कि -15 होगी? -15, क्यों? क्योंकि कॉनकेव है ना, तो -15 होगी। अब उन्होंने कहा कि बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखें ताकि साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बने। कॉनकेव मिरर के सामने कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाए कि सेम साइज की इमेज बने? तो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही सेम साइज की इमेज बनती है। तो बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर होगा? ये 15, ये 15, 15, 15, 30, यानी कितनी दूरी पर रखें? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, ठीक है। तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाए? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। अब ऑप्शन देखिए 30 सेंटीमीटर कहाँ लगा है? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला, ओके। अच्छा सवाल तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी, कहा गया है ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाई यूजिंग। हमें पूरी इमेज देखनी है, एक बहुत दूर से टॉल बिल्डिंग है उसकी पूरी इमेज देखनी है, तो हम किससे देख सकते हैं? तो ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाई यूजिंग ए, कहा गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, बोथ। अब तो एक बात सुनो, जो कॉनकेव मिरर होता है वो बहुत बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट से भी बड़ी इमेज बनाता है। अब अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनाएगा तो फिर वो हमको पूरी दिखाई नहीं दे पाएगी साइज़, क्योंकि बहुत बड़ा होगा। पर कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, आप जानते हैं इसको रियर व्यू मिरर में क्यों प्रीफर किया जाता है? कि ये अपने पीछे आने वाली बहुत सारी गाड़ियों की, सारी भीड़ भाड़ की जो ट्रैफिक है वो सब जो है इसी में दिखाई दे जाता है, छोटा छोटा होके। तो बहुत बड़ी सी एक इमारत भी अगर होगी तो उसकी भी छोटी इमेज बन के हमें इसमें दिखाई दे जाएगी। तो फुल लेंथ इमेज अगर हमको देखनी है तो हमें कॉन्वेक्स मिरर ही प्रीफर करना चाहिए। तो सही क्या आ जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, ओके। कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बन के हमको दिख जाएगा। कॉनकेव मिरर तो पता चली और बड़ी कर दिया तो दिख ही नहीं पाएगी पूरी। प्लेन मिरर सेम साइज़ की बनाता है, बिल्डिंग जितना बड़ा प्लेन मिरर थोड़ी लगा पाओगे तुम। अब बिल्डिंग की भी अगर आपको इमेज देखनी, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी वस्तु की पूरी इमेज अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेन मिरर हाफ द साइज़ का होना चाहिए। अगर बिल्डिंग अगर 10 मंजिला होगी तो 5 मंजिला ऊंची क्या तुम्हारे पास प्लेन मिरर आप अरेंज कर पाओ? नहीं कर पाओगे ना। तो सही क्या होगा यहाँ पर? कॉन्वेक्स मिरर सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द फोकस। मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर जो आपका बल्ब होता है लगभग यहाँ लगाया जाता है फोकस पर। इससे होता है क्या, जो लाइट वो सीधी भेजेगा वो तो भेजेगा, बाकी लाइट्स ऐसे भेजेगा वो, यहाँ टकराएंगे यहाँ जाके पैरेलल हो जाएंगी, यहाँ टकराएंगे यहाँ जाके पैरेलल हो जाएंगी, यहाँ टकराएंगे यहाँ जाके पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार सामने पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देख पा रहे हैं आप? तो जो मिरर होता है उसके फोकस के पास जो है हम इस बल्ब को लगाते हैं। कहाँ पर? फोकस के पास इस बल्ब को लगाते हैं। एक सेकंड लिख दूँ मैं ज़रा, फोकस, फोकस के पास हम इस बल्ब को लगाते हैं, ओके। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वेरी क्लोज टू फोकस जो है हम इसको लगाएंगे। चलिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट में जो बल्ब होता है वो कहाँ होता है? वेरी क्लोज टू फोकस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ओके नेक्स्ट सवाल कहा गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सब मिरर के लिए लागू होते हैं, तो ठीक बात है सभी के लिए लागू होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन कहा गया है द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट रे कैसे जाएगी, पहले वाले बच्चे ने तो यहाँ देखिए क्या करा इसने, सीधा ही बना दिया, मोड़ी नहीं तो गलत हो गया। इस वाले ने क्या किया, यहाँ से सीधी निकाली, यहाँ मोड़ी, तो यहाँ भी तो मोड़नी चाहिए थी, तो ये गलत हो गया। इस वाले ने क्या किया, तीसरे वाले ने, इस चौथे वाले ने यहाँ पे मोड़ी है, फिर यहाँ नहीं मोड़ी, तो ये गलत हो गया। किसने सही से करी, यहाँ गई, फिर ये नॉर्मल के करीब हुई, फिर ये इमरजेंट रही, ये सही है। तो कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला सही है, ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ओके चलिए अब समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सवाल है यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, कैरोसिन, इन बेस ऑफ दिस मीडिया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। देखिए 4 अलग अलग मीडियम दे दिए गए, अब चारों मीडियम में जो सबसे गाढ़ा होगा, कैरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, सबसे गाढ़ा कौन होता है इसमें, ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन सबसे गाढ़ी होगी, तो सबसे ज़्यादा गाढ़ी होने की वजह से क्या होगा, सबसे ज़्यादा गाढ़ी होने की वजह से क्या होगा, ये मान लीजिए यहाँ ग्लिसरीन है, ठीक है, ये ग्लिसरीन है, ठीक है, यहाँ पर एयर है और यहाँ ग्लिसरीन है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब लाइट रे आएगी, जब लाइट रे आएगी, एक सेकेंड लाइट रे को लाते हैं, ये लाइट रे आई, यहाँ टकराई, यहाँ पर बनेगी नॉर्मल, अब इसको जाना चाहिए था ऐसा, पर ये मुड़ेगी, ये जो जितना ज़्यादा डेंसर में जाएगी उतना ही ज़्यादा मुड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी फिर ग्लिसरीन वाले में, क्योंकि ग्लिसरीन जो है सबसे ज़्यादा गाढ़ी है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ग्लिसरीन सबसे ज़्यादा गाढ़ी है, तो एक चीज़ तो ये कह सकते हैं कि आपने सभी को ऑब्जर्व किया हो, पर फिर भी ऑब्जर्वेशन से सही से पता नहीं चल सकता, क्योंकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो सवाल में जब दी जाएगी तभी आप सही से जज कर पाएंगे। तो फिलहाल जो है आप ध्यान रखेंगे कि ग्लिसरीन जो है इन सभी में सबसे ज़्यादा डेंसर होगा, ग्लिसरीन इन सभी में सबसे ज़्यादा डेंसर होगा, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट, इनमें से कौन सा रे डायग्राम करेक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए पैरेलल रे आई, फोकस से पहले से गुजर गई, ये देखिए फोकस यहाँ पर है और गुजर गई यहाँ से, ये गलत हो गया। इसको देखिए पैरेलल रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गई 2F से, ये भी गलत हो गया। इसको देखिए सीधी पैरेलल आई ऐसी चली गई, गलत हो गया। इसको देखिए पैरेलल रे आई फोकस से गई, ये सही है। कौन सा सही है, ये वाला सही है, ठीक है, डी वाला सही हो गया ये डायग्राम। अब 16th क्वेश्चन का जो सबसे आखिरी वाला डायग्राम है, ठीक है, मतलब पहले वाले में तो उन्होंने क्या किया था, इस वाले में क्या किया था, कहा गया कि ये इसको कंप्लीट करना है, ये डायग्राम आपको बस देखना है कि इसको कंप्लीट करना है। तो लाइट रे कहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी बताइए, मैंने कहा बोला लाइट रे आपकी यहाँ से फोकस से जाएगी, ये फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है। तो सही, अरे सही से नहीं बन रही, अब सही है, फोकस से गई, ठीक है। तो सही कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो पिछले वाले का ऑप्शन क्या था, डी था, इस वाले का क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट। देखिए कहा गया है कि इस वाले डायग्राम को आपको देखना है, इस वाले डायग्राम को आपको देखना है, और कहा गया कौन सा करेक्ट है। तो अब तुम इसको देखो, फोकस से आई तो पैरेलल हो गई, ये सही है। ये फोकस से आई तो इसने तो फिर फोकस से मोड़ दिया, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। इसमें देखिए फोकस से आई, इसने रिफ्लेक्ट कर दी, गलत है, लेंस से तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। इसने देखिए फोकस से आई तो सीधी निकाल दी, गलत। तो सही कौन सा होगा, फोकस से आई पैरेलल कर दी, ये सही है, ठीक है। सही कौन सा है, ये वाला सही है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे सारा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, कहा गया ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, सी फाइंड द इमेज ऑफ अ हेड बिगर, उसका सिर बड़ा हो गया, ठीक है। द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द सेम साइज, ये जो साइज है उसका वही रहा, ठीक है, ये वही रहा। एंड दैट ऑफ द लेग्स स्मॉलर, और लेग्स छोटी हो गई, ठीक। द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। अब देखिए सेम साइज़ का अगर रहा है, नहीं ये स्मॉलर हो गई हैं, ये सेम साइज़ है और ये लार्जर हो गया है, तो बड़ी इमेज कौन बना सकता है, बड़ी इमेज तो भैया कॉनकेव भी बना सकता है, ठीक है। और सेम साइज़ का रहा है जो हिस्सा, सेम साइज़ का रहा है
तो वो कौन बनाएगा, वो प्लेन मिरर बनाएगा, प्लेन मिरर बनाएगा। अब तुम बोलोगे कि सेम साइज़ का तो कॉनकेव मिरर भी बनाता है, एक केस में बनाता है जब आप ठीक है, और वो उल्टा तो कर देता है ना, तो ये सेम साइज़ का बिल्कुल सेम बनाया तो प्लेन मिरर, और छोटा कर दिया तो ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब तुम देख लो कॉम्बिनेशन, कॉनकेव ऊपर होगा, फिर प्लेन, फिर कॉन्वेक्स, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इनको जाने के लिए कहते हैं। चलिए अब जाइए। ओके, अब आगे बढ़िए। सवाल नंबर 19 क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिस्ड। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है और हाईली डिमिनिस्ड इमेज बने, तो कॉनकेव मिरर हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनाता है, ठीक है, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा तो वही पॉइंट साइज बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, ये भी बनाता है, सही। आखिरी ऑप्शन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सारे ही क्या करते हैं, अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हो। देख लेते हैं एक बार, अगर हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं तो कॉनकेव मिरर का हमें पता है कि अगर इन्फिनिटी पर कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट रे ऐसे आती है, फोकस पर ऐसे ऐसे आके यहीं पर ही पॉइंट साइज इमेज बनती है, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज बनती है, ठीक। अब कॉन्वेक्स का देख लेते हैं, ये क्या करता है, बहुत दूर पर अगर जो है इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रेज को ऐसे बिखेरता है, ऐसे बिखेरता है, और इनको फिर पीछे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट अ इमेज हियर, पॉइंट साइज इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये भी सही है। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस का देख लेते हैं, बहुत दूर से लाइट रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, तो ये इनको एकत्रित कर देगा फोकस पर, यहाँ पॉइंट साइज इमेज बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला, ये क्या करेगा, यानी बहुत दूर से अगर लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से, पैरेलल लाइट रेज, तो ये इनको ऐसे बिखेरेगा और इनको हम ऐसे डॉट 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 करके पीछे मिलाएंगे, तो वी विल गेट अ वर्चुअल इमेज हियर, ठीक है। तो यहाँ भी पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट साइज इमेज बना देंगे अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब डी हो जाएगा। ओके, आप लोगों को सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर सारे सवाल समझ में आ गए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।